एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा लिमिट ऑफ वन वेरिएबल एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर पाऊँ। आज हम लोग थोड़ा क्विकली रिवाइज करेंगे, बट अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर लिमिट ऑफ वन वेरिएबल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था फंक्शन के साथ। मैंने वहाँ आपको सिखाया था कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक मैपिंग है सेट x से सेट y में। वहाँ बस कंडीशन क्या है कि सेट x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, फंक्शन f from x to y is defined as when every element of x maps its unique element of y। हर एलिमेंट x का y के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। मैंने इसे फंक्शन को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी कि एक तीर दो निशाने फंक्शन में अलाउ नहीं होते हैं, पर दो तीर एक निशाना फंक्शन में अलाउड होता है। फिर उसके बाद में हमने फंक्शन के बाद में हमने सीखा था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन क्या होती है, जिस एक्स सेट से आप लोग मैपिंग करवा रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कोडोमेन क्या होती है, जो आपका वाई सेट है जिसमें मैपिंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होती है, रेंज में हमने देखा था कि x के जिन एलिमेंट्स की इमेज y में प्रेजेंट है वो रेंज के अंदर आते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि y के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज x के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने सीखी थी बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन को बाउंड करना या फिर किसी फंक्शन को घेरना। तो हम यही कह रहे हैं कि एक फंक्शन f इज बाउंडेड इन इट्स डोमेन d। एक फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा, जब वो किसी दो वैल्यूज से बाउंड हो जाए। हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था जब मैंने कहा था कि इसकी रेंज के अंदर सारे ही एलिमेंट जो है वो 1 से तो क्या थे, बड़े थे, और 5 से क्या थे, छोटे थे। तो हमने कहा था कि 1 और 5 ने मिलकर उस फंक्शन को क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि स्मॉल k और कैपिटल K ने मिलकर इस फंक्शन को क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया। मतलब इस फंक्शन की जो भी वैल्यूज आएगी वो स्मॉल k से तो सारी क्या आएगी, बड़ी आएगी, और कैपिटल K से सारी क्या आएगी, छोटी आएगी, और इनके इक्वल भी ये हो सकती है। ठीक है, तो एक फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा, जब वो दो वैल्यूज के बीच में क्या हो, बाउंडेड हो। फिर हमने सीखा था कि जो स्मॉल k होता है वो इसका क्या कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है, और जो कैपिटल K होता है वो इसका क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। फिर ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड से ही हमने दो नई और डेफिनेशंस निकाली थी, जो कि थी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। अब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, तो हमने उसको ट्रिक से याद किया था कि सुप क्या होता है, लुब होता है। सुप क्या होता है, लुब होता है, और लुब का मतलब लीस्ट अपर बाउंड। तो हमने वही लिखा है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन क्या है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड्स। जितने भी सारे अपर बाउंड्स है इस फंक्शन के, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन का एक अपर बाउंड नहीं होता है, बहुत सारे अपर बाउंड्स एक फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से भी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड है उसमें से आपको क्या ढूंढना है, लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है। फिर आते हैं हम इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। इन्फीमम क्या होता है, GLB होता है। इन्फीमम क्या होता है, GLB। तो इन्फीमम क्या कहता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब उस फंक्शन के जितने भी सारे लोअर बाउंड्स है उसमें से आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, और वही आपका क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मोनोटोनिक फंक्शंस की। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो ईदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। ऐसा फंक्शन जो या तो इंक्रीज होता रहे या फिर डिक्रीज होता रहे। फिर हमने मोनोटोनिक फंक्शंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, जो कि थे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने देखा था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं कि जब मैं x1 को x2 से छोटा लूँ और उस पर फंक्शन अप्लाई करूँ तो मुझे f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x2 से छोटी या बराबर मिलती है। तो वो कैसे फंक्शंस होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे फंक्शन जो लगातार क्या होते रहे, इंक्रीज होते रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। बट हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, इस तरीके से हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोग आते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस पर। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो लगातार क्या होते रहे, डिक्रीज होते रहे। मतलब जब मैंने x1 को x2 से छोटा रखा और उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो मैंने देखा कि f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है f ऑफ x2 से,
तो वो कैसे फंक्शंस कहलाएंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएंगे। मैंने लेक्चर 1 के अंदर इन दोनों ही फंक्शंस की आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। अगर आपको डिटेल में समझना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं तो आप लोग लेक्चर 1 देख सकते हैं। ओके, तो लेक्चर 1 में चारों डेफिनेशंस को समझने के बाद हमने लेक्चर 2 में स्टार्ट किया था नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट से। मैंने आपको सिखाया था कि हमारा नेबरहुड क्या होता है, हमारे आसपास का एरिया। सिमिलरली अगर हमें एक पॉइंट का नेबरहुड निकालना हो तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड के और राइट साइड के पॉइंट्स उसके नेबरहुड में आ जाते हैं। हम उसका नेबरहुड बहुत ही छोटा कंसीडर करते हैं, इसलिए जो सेट है अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा वो उसका क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है, क्योंकि हम डेल्टा दूरी लेफ्ट साइड में और डेल्टा दूरी ही राइट साइड में एक जो सेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? नेबरहुड ऑफ अल्फा कहते हैं। अब बात आती है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा क्या होता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, जब अल्फा को हम लोग उस सेट से रिमूव कर दे, मतलब नेबरहुड हमें लेना है बट उसमें हमें अल्फा को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो क्या कहलाता है? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा कहलाता है। अब हम लोगों ने ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा काम आएगा। तो आइए अब पढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, तो देखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। अभी मैंने आपको सिखाया कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। अगर जिस भी पॉइंट का हम लोग डिलीटेड नेबरहुड निकाल रहे हैं तो उसके आसपास के पॉइंट्स तो मुझे लेने हैं बट उस पॉइंट को मुझे उसमें से रिमूव कर देना है, वही उसका क्या कहलाता है? डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। तो एक फंक्शन को मैंने डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन कर दिया। फिर मैंने कहा कि अ रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो जो रियल नंबर l है वो इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। कब कहलाएगा? उसकी कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हम लोग अगर fx माइनस एल का मॉड लें और वो एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा जब भी x माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा होगा। मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब भी मैं x में से a को माइनस करूं और उसका मॉड लूं तो वो अगर डेल्टा से छोटा है तो ये किस बात को इम्प्लाई करता है? ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि आप फंक्शन में से अगर उसकी लिमिट को माइनस करते हो तो उसका मॉड्यूलस एप्सिलॉन से भी छोटा आता है। हमने देखा था कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होती है? बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है नियर टू 0। और हम लिमिट का मतलब भी तो यही जानते हैं कि जैसे जैसे x किसी पॉइंट a को अप्रोच करे, हमारा फंक्शन किसे अप्रोच करे? लिमिट को अप्रोच करे, उस l लिमिट को अप्रोच करे। तो वही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि फंक्शन में और उसकी लिमिट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन पूरा का पूरा किसकी तरफ जा रहा है? उस लिमिट की तरफ ही तो जा रहा है। इस वजह से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें क्या सिखाती है कि एप्सिलॉन से भी छोटी वैल्यू आती है फंक्शन और उसके लिमिट के माइनस की। तो ये कहलाती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। हमने देखा था कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमारे कहाँ काम आती है? जब भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है कि आप बताइए इस फंक्शन की लिमिट ये होगी, इस बात को आप प्रूफ कीजिए, तब हम कौन सी डेफिनेशन यूज लेते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। ओके, तो आइए अब हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल? शो दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 2a यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको शो करना हो कि इस फंक्शन की लिमिट ये है तो हम कौन सी डेफिनेशन यूज लेते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज लेते हैं। हमने जब इसके क्वेश्चंस करे थे तब मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे कि जब भी आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना हो तो आपको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और उसी प्रोसीजर में आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन से fx की वैल्यू, l की वैल्यू और a की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारे fx की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। l की वैल्यू क्या दे रखी है? 2a दे रखी है। और a जो है जिस पॉइंट पर लिमिट डिफाइंड है वो पॉइंट क्या दे रखा है? a ही दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिख देते हैं। वही मैंने किया, एक बार मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिख दी। फिर मैंने आपको कहा था कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ बस फंक्शन की जगह हमें हमारा फंक्शन पुट करना है, लिमिट की जगह जो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है वो पुट करनी है। तो हमें इसको एप्सिलॉन से छोटा बता
बताना है और हम इस बात को यूज़ कर सकते हैं कि x माइनस ए का मॉड किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है। तो हमने वही किया। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं एफ एक्स माइनस एल का मॉड। क्यों? क्योंकि इसे ही तो मुझे एप्सिलॉन से छोटा बताना है, तो मैं इसका मॉड कंसीडर करके चली। मैंने एफ एक्स की जगह फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने आपको कहा था कि इस स्टेप आने के बाद आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, और आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं, डेल्टा तक पहुंच जाते हैं। डेल्टा तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ही हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वही मैंने किया, मैंने इसको आगे सॉल्व किया। तो इस x माइनस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद में इसमें सिंपल कैलकुलेशंस करके, और यहाँ पर ये जो थी ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस ए का होल स्क्वायर की, एक से एक स्क्वायर कट गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस ए का मॉड आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग इस बात को यूज कर सकते हैं कि x माइनस ए का मॉड किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है। तो मैं इसकी जगह लेस देन का साइन लगा के डेल्टा पुट कर दूं, और डेल्टा की जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या पुट कर दूंगी, एप्सिलॉन पुट कर दूंगी। तो हम कह देंगे कि हमारा डेल्टा क्या है, हमारा डेल्टा एप्सिलॉन ही है। फिर लास्ट में हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं कि वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और फिर हम यही वाली डेफिनेशन जो हमने प्रूफ में लिखी थी वही वापस लिख देते हैं और हम कह देते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, इस फंक्शन की लिमिट 2a है। तो इसी तरीके से हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज लेकर किसी भी फंक्शन की लिमिट को प्रूफ करते हैं। लिमिट ओके, तो बेसिक डेफिनेशंस और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सीखने के बाद हमने सीखा था वन साइडेड लिमिट। मैंने आपको सिखाया था कि लिमिट का मतलब क्या है, जैसे जैसे x जो है किसी पॉइंट a की तरफ जाता है, हमारे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाती है, l की तरफ जाती है, तो वो l उसका क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। अब जो ये x a की तरफ जा रहा है, ये x से कम वैल्यूज से भी जा सकता है और x से ज़्यादा वैल्यूज से भी जा सकता है। इसका मतलब x a को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वन साइडेड लिमिट कहते हैं। यही लिखा है, फॉर अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन द वेरिएबल x कैन अप्रोच टू अ पॉइंट a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। मतलब x जो है वो a को दोनों ही साइड से क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। उसी के बेसिस पे हमने दो तरह की लिमिट्स जो है वो डिफाइन कर दी, डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, LHL, और राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं, RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जब x a को a से कम वैल्यू से अप्रोच करेगा, या फिर मैं कहूँ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जब x a को a से ज़्यादा वैल्यू से अप्रोच करेगा, या फिर हम कहें कि राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब LHL और RHL को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी एक तरीके को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशंस लिख दिए। आप f ऑफ a माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ a माइनस 0, या फिर आप लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से RHL को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ a प्लस 0, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। तो ये था LHL और RHL। इसके बाद में हमने सीखा था कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, हम लोग LHL फाइंड करते हैं, RHL फाइंड करते हैं। पहले तो LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब LHL और RHL दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, वो दोनों सेम भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह देते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वही मैंने लिखा है, इफ बोथ LHL एंड RHL ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करती है, और दूसरी बात दोनों सेम होती है, तो हम कह देते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे जैसे x जो है वो a की तरफ अप्रोच करेगा, वो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, उस रियल नंबर l की तरफ अप्रोच करेगा। तो हम यही लिख रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल होना चाहिए, और वो एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए l। मतलब LHL और RHL अलग अलग ना होकर अगर सेम होती है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब LHL और RHL फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। ओके, तो आई होप आपको सारी बेसिक डेफिनेशंस, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एकदम क्लियर होगा। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
तो एग्जाम्पल फर्स्ट है शो डेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हमें दिखाना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने आपको सिखाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, जब LHL और RHL इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें क्या शो करना है कि LHL या RHL में से या तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर अगर वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने LHL फाइंड किया। आपको पता है LHL फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उसे जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लिख देते हैं f ऑफ a माइनस। फिर उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a माइनस मतलब कि क्या, मुझे x को अप्रोच करना है a से कम वैल्यू से, तो मैंने लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx। ठीक है, फिर मैंने fx की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमें पता है जब हम लोग LHL फाइंड करते हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही मैंने किया, x को a माइनस h से रिप्लेस किया, सॉल्व किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ साइन 1/h। अब जैसे ही मैं इस पर लिमिट पुट करूँगी तो 1/0 इनफाइनाइट। हम जानते हैं कि साइन इनफाइनाइट और कॉस इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती है, उनकी वैल्यू ऑसिलेट करती है -1 और 1 के बीच में, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि LHL एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि एज h टेंडिंग टू 0 द वैल्यू ऑफ साइन 1/h ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1। We can say that LHL of this function does not exist, so limit of this function will also not exist। ठीक है, ओके। तो जब भी हमें दिखाना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, LHL और RHL हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें यही दिखाना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट यहाँ पर फंक्शन कुछ अलग तरीके से डिफाइंड है। किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर x है और उस पर हमने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मतलब हमने उस पर क्या अप्लाई किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही है कि इस ब्रैकेट के बाहर से क्या निकलना चाहिए, इंटीजर निकलना चाहिए। आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालो पर बाहर जब इस पर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। लेट्स से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x को हम लोग पुट कर लेते हैं 5.2। ठीक है, अब इसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ, मतलब इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देती हूँ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगते ही ये क्या कहता है कि इसके बाहर इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर भी कैसा आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन कहती है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तो चाहिए बट नॉट ग्रेटर देन x चाहिए। इसका क्या मतलब है, पहले हम लोग देखेंगे कि ये 5.2 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 5.2 दो इंटीजर्स कौन कौन से, 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 5 और 6 में से ग्रेटेस्ट तो 6 है बट हमें क्या चाहिए, नॉट ग्रेटर देन x चाहिए। अगर मैंने 6 ले लिया तो वो तो हमारे x से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मुझे इस रियल नंबर 5.2 के लिए कौन सा इंटीजर लेना होगा, 5 लेना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से क्या बात पता चलती है, यहाँ से ये बात पता चलती है कि मैं 5 से लेकर 5.9 तक कोई भी रियल नंबर लूँ उसके लिए मुझे इंटीजर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करती हूँ तो उसके लिए तो इंटीजर ये खुद ही है, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यही कहता है कि मैं x को 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर पुट करती हूँ तो मुझे उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सिमिलरली मैं 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करती हूँ तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 पर अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई किया है तो उसका आंसर तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, 1 नहीं मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, LHL और RHL फाइंड करेंगे। तो मैंने वही किया है, मैंने LHL फाइंड करा f ऑफ a माइनस, अब यहाँ a की जगह 1 है तो मैंने f ऑफ 1 माइनस फाइंड कर लिया। तो वही सेम प्रोसीजर से मैंने फाइंड किया। अब
जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन था उस तरीके से मैंने फंक्शन को पुट कर दिया। फिर हम LHL में क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं a माइनस h से, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस h से। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 1 में से मैं बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अगर माइनस करती हूँ तो मुझे 0 पॉइंट समथिंग नंबर मिलेगा, और 0 पॉइंट समथिंग नंबर पर अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही बात समझने वाली है यहाँ। वही हम लोग जब RHL फाइंड करेंगे सेम प्रोसीजर लगाएंगे, बट x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। और जब मैं 1 में कुछ 0 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी प्लस करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग पर अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया है तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी तो हमने सीखा कि 0.5 पे लेट से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाइड है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और 1 पॉइंट समथिंग पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाइड है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हमने इस एग्जांपल में देखा कि LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है बट दोनों इक्वल नहीं है। तो वही मैंने लिखा कि हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पिछले एग्जाम्पल में LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए हमने कह दिया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस केस में एग्जिस्ट तो कर रही है दोनों, बट हमें ये भी चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये दोनों सेम नहीं है, इस वजह से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर लिमिट ऑफ वन वेरिएबल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ओके, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ थ्योरम्स। तो थ्योरम 1.1 क्या कहती है, इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट अ पॉइंट देन इट इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कैसी होगी, यूनिक होगी। इसका मतलब ये है किसी फंक्शन की एक पॉइंट पर दो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो अब इसे प्रूव करते हैं। इसे प्रूव कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, जो भी हमें प्रूव करना है उसका उल्टा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन की दो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वही हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि लेट से इस फंक्शन की दो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, जो कि क्या है, L और L डैश है। तो वही मैंने लिखा, लेट L एंड L डैश बी टू डिफरेंट लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू a। अब ये L और L डैश दोनों सेम लिमिट्स नहीं है, ये अलग अलग लिमिट्स है। तो मैंने वही लिखा कि L और L डैश इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि L माइनस L डैश का जो मॉड होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर L भी इसकी लिमिट है, L डैश भी इसकी लिमिट है, तो दोनों पर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दे। तो पहले तो इन दोनों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते वैसे मैंने लिख दिया कि अगर L इस फंक्शन की लिमिट है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, और L डैश अगर इस फंक्शन की लिमिट है तो मैं ऐसे लिखूंगी। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इस पर दोनों ही लिमिट्स पर मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है। अब तक आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी, वही हमने यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाई है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे लगाएंगे, अगर इस फंक्शन पे मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ मैंने डेल्टा 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे दो लिमिट्स के लिए प्रूव करना है ना, तो मैं दो डेल्टास कंसीडर करूंगी, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 इस तरीके से होगा कि मॉड ऑफ fx माइनस एल हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा जब भी x माइनस ए का मॉड डेल्टा 1 से छोटा होगा। सिमिलरली अगर मुझे L डैश के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है तो L की जगह क्या आ जाएगा, L डैश आ जाएगा, और यहाँ हम लोग क्या यूज लेंगे, डेल्टा 2 यूज लेंगे। अब जब यहाँ पर दो डेल्टाज आ गए हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, हम दोनों डेल्टाज का मिनिमम लेते हैं। तो वही मैंने लिखा कि नाउ लेट हम डेल्टा को क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का, और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख देंगे। वही मैंने किया है। मैंने क्या किया, मॉड ऑफ fx माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा है, मॉड ऑफ fx माइनस एल डैश भी एप्सिलॉन से छोटा है। कब, जब x माइनस ए डेल्टा से छोटा है। ये जो इक्वेशन 3 है ये आगे हमारे काम आएगी। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग कंसीडर करके चलते हैं मॉड ऑफ l माइनस एल डैश। तो आइए इसके आगे का स्टेप करते हैं। अब देखिए हम कंसीडर करके चले मॉड ऑफ L माइनस एल डैश। तो वही मैंने लिखा, नाउ कंसीडर मॉड ऑफ L माइनस एल डैश। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक बार fx को प्लस करते हैं और एक बार f ऑफ x को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ तक पहुँचना होता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज मुझे पता है। सिर्फ अगर मैं L माइनस एल डैश का मॉड कंसीडर करके चलूंगी तो मैं इसमें फर्दर कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से मैंने क्या किया, fx को एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। फिर मैं मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी जानती हूँ कि अगर पूरे मॉड को हमें सेपरेट करना होता है
तो जो इक्वल का साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई करी है और इन मॉड्स को सेपरेट किया है। फिर उसके बाद में अगर मॉड्यूलस में कोई भी वैल्यू है तो मैं उसको इंटरचेंज करके लिख सकती हूँ, तो वही मैंने किया, मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। तो मॉड्यूलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से एफ एक्स को पहले लिख दिया और एल को बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। अब इन दोनों की जगह ये दोनों ही वैल्यूज किससे कम है, एप्सिलॉन से कम है, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन और साइन चेंज कर दिया लेस देन का। ठीक है, फिर उसके बाद में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन हो गया 2 एप्सिलॉन। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैंने फिर क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आई, हाफ एल माइनस एल डैश। ठीक है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमने देखा जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो एल माइनस एल डैश का मॉड एल माइनस एल डैश से छोटा आ रहा है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि सेम नंबर का मॉड सेम नंबर से छोटा आ जाए? तो हम कह देंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। इस वजह से जो हम अज्यूम करके चले थे कि एक फंक्शन की 2 लिमिट्स है वही गलत है, तो एक फंक्शन की एक ही लिमिट होगी। तो मतलब एल और एल डैश जो हम लोग अलग अलग मान के चले थे वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, इसका मतलब ये है कि एल जो है वो एल डैश के इक्वल ही है, वो अलग अलग नहीं है। क्योंकि ये वाला केस तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो 0 और 0 इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से ये बात आती है कि एल और एल डैश जो होंगे वो क्या है, बराबर ही है। क्योंकि जो हमने इतनी कैलकुलेशन करी है ये तो गलत नहीं हो सकती, इसका मतलब जो हम अज्यूम करके चले हैं वही गलत है। अगर मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल करती हूँ तो वो वाली बात इस बात को सेटिस्फाई कर देगी। इस वजह से हम कहेंगे कि एल और एल डैश अलग अलग ना होकर क्या है, सेम ही है। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम और इसका प्रूफ एकदम क्लियर होगा। आइए अब एक और थ्योरम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट ऑलवेज नेसेसरीली एग्जिस्ट व्हेन एक्स टेंड्स टू एनी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहाँ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ हमने शो किया था कि पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो हमें इस थ्योरम को भी एग्जाम्पल के थ्रू ही प्रूव करना है। तो हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जहां लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और मैं दिखा दूंगी कि x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब मुझे आप बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है, LHL और RHL इक्वल नहीं आते। अब ये थ्योरम आप लोग खुद प्रूव करेंगे। इसमें आपको सिर्फ LHL और RHL फाइंड करना है और आप देखेंगे कि वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आप कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसी के साथ हमारा लिमिट ऑफ वन वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म होता है। पर फिर भी आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट ऑफ टू वेरिएबल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।